जी वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अली लारिजानी जिंदा रहेगा। इसराइल कहता है कि हमने इमानुएल कांट के फ़लसफ़े पर पीएचडी करने वाले ईरानी सिक्योरिटी चीफ लारिजानी को मार दिया। असल बात तो ये है कि वो मज़ीद ज़िंदा हो गया। 3 जून 1958 को नजफ़ में एक बच्चा पैदा हुआ। नजफ़ इराक़ का वो शहर जहाँ हज़रत अली का मज़ार है और जहाँ सदियों से शिया इल्म की रिवायत ज़िंदा है। बाप का नाम मिर्ज़ा हाशिम आमला था। माज़रान से ताल्लुक़ था, बड़ा आलिम दीन था और पहलवी बादशाहत के दबाव से बचने के लिए 1931 में नजफ़ आ गया। 30 साल नजफ़ में रहा, फिर 1961 में वापस ईरान आया। बच्चे की उम्र 3 साल थी। इस बच्चे का नाम अली अरशद लारिजानी था। टाइम मैगज़ीन ने 2009 में लारिजानी ख़ानदान को ईरान के कैंडीज़ कहा था। गलत नहीं कहा था। 5 भाई सादिक लारिजानी अदलिया का सरबराह रहा, मोहम्मद जवाद लारिजानी सिफारतकार रहा और रज़ा मुतलक का माहिर जिसने अल्फ्रेड टार्स्की के साथ पढ़ाई की थी। बाकिर और फाजिल लारिजानी अपने अपने शोबों में बुलंद मकाम पर थे और अली लारिजानी ख़ुद वो इन सब से मुख्तलिफ था। वो आदमी था जो कंप्यूटर साइंस पढ़ने गया था और वापसी आया तो कांट का शागिर्द बन कर आया। 1969 में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से रियाजियात और कंप्यूटर साइंस में बैचलर किया। इस ज़माने में शरीफ यूनिवर्सिटी का नाम आरहा लहर था, शहर के दौर का नाम, और वहाँ से पढ़ने वाले लोग आमतौर पर इंजीनियर बनते थे, प्रोग्रामर बनते थे, टेक्नोक्रेट बनते थे। लारिजानी भी यही रास्ता अख्तियार करने वाला था। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करना था। फिर एक आदमी ने इसकी ज़िंदगी बदल दी। मुर्तज़ा मतहरी इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी आयतुल्लाह ख़ामनेई के करीबी तरीन साथियों में से एक फ़लसफ़ी आलिम दीन मुफ़क्कर माहिर लारिजानी से कहा, कंप्यूटर छोड़ दो, फ़लसफ़ा पढ़ो, मगर भी फ़लसफ़ा पढ़ो, इसे समझो, इसे तोड़ो, फिर इसे जोड़ो। लारिजानी ने सुना और ये फ़ैसला इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला साबित हुआ। तेहरान यूनिवर्सिटी से मगरबी फ़लसफ़े में मास्टर्स का, फिर पीएचडी का मौजू था इमानुएल कांट 18वीं सदी का जर्मन फ़लसफ़ी जिसने मगरबी फ़िक्र की बुनियादें हिला दी थी, जिसने पूछा था कि इल्म क्या है, क्या हम वाकई कुछ जान सकते हैं, जिसने खालिस अक्ली की तनकीद लिखी और साबित किया कि इंसानी जहन दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि अपने सांचों में ढल कर देखता है, और जिसने वो उसूल दिया जो लारिजानी की सियासत की बुनियाद बना, सिर्फ वो काम करो जिसका उसूल तुम जानते हो कि सबके लिए आलमगीर कानून बन जाए। किताबें लिखी, यानी लारिजानी सिर्फ मजहबी सियासतदान नहीं था, वो तेहरान यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़ी का फैकल्टी मेंबर था। वो आदमी था जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी का काउंसिल का सरबराह था। वही आदमी था जो क्लास रूम में कांट की एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता था। दुनिया में बहुत कम सियासी रहनुमा है जो फ़लसफ़े के संजीदा आलम हो। लारिजानी इनमें से एक था और यही फ़लसफ़ियाना ज़हन था जिसने इसे मुज़ाकरातकार बनाया। 2005 में ख़ामनेई ने लारिजानी को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया। ये वो ओहदा है जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी रखता है। लारिजानी ईरान का चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर बन गया। यूँ बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी से मुज़ाकरात शुरू हुए, मगर अहमदी निजात से इख्तलाफात हुए। अहमदी निजात शोर मचाना चाहते थे, लारिजानी सोच कर बोलना चाहते थे। अहमदी निजात दुनिया को ललकारना चाहते थे, लारिजानी दुनिया से मुज़ाकरात चाहते थे। 2007 में इस्तीफ़ा दे दिया मगर जौहरी फ़ाइल से रिश्ता नहीं तोड़ा। 2008 में कम से पार्लियामेंट की सीट जीती, स्पीकर बन गए। 12 साल तक ईरान की पार्लियामेंट चलाई। 2008 से 2020 तक 3 मुसलसल टर्म, और इसी दौरान 2015 का JCPOA जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो जौहरी मुआहदा जो ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान हुआ, इसकी पार्लिमानी मंजूरी लारिजानी ने करवाई। ये आसान नहीं था। ईरान के सख्त गिर धड़े ने मुआहदे की मुखालफत की। सिपा पासदारान के कमांडरों ने नापसंदगी का इजहार किया, मगर लारिजानी ने पार्लियामेंट से मंजूरी ले ली। ये वो आदमी था जो समझता था कि जंग से बचने का वाहिद रास्ता बातचीत है, मगर बातचीत कमज़ोरी से नहीं ताकत से होती है। कांट का शागिर्द जानता था कि अखलाकियात का तकाजा है कि आप वो करें आलमगीर उसूल बन सके,
مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اصول تب ہی لاگو ہوتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہو، بغیر طاقت کے اصول محض خیال ہیں۔ 2020 میں پارلیمنٹ کے چھوڑی 2021 میں صدارتی انتخاب لڑنا چاہ گارڈین کونسل نے نااہل قرار دے دیا۔ 2020 میں دوبارہ کوشش کی، پھر نااہل۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 2021 میں ابراہیم رئیسی کے لیے میدان صاف کیا گیا، لاریجانی کو ہٹایا گیا تاکہ رئیسی جیتے، مگر لاریجانی ہٹانی ایکسپیڈیشنری ڈسبرسمنٹ کونسل کا رکن رہا، سپریم کلچر ریولیوشن کا رکن رہا، اور سب سے اہم بات، خامنہئی کا قریبی ترین مشیر رہا۔ جب مارچ 2025 میں ٹرمپ نے ایران کو خط لکھا کہ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرو، خامنہئی نے لاریجانی سے مشورہ کیا۔ لاریجانی نے عوامی طور پر کہا، اگر امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کے پاس جوہری ہتھیاروں کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فلسفی نے فلسفہ رکھ دیا اور تلوار اٹھا لی۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ پہلے دن خامنہئی شہید ہوئے۔ سپہ پاسداران کا کمانڈر محمد باقری شہید ہوئے۔ علی شمخانی شہید ہوئے، اور لاریجانی 1 مارچ کو ایرانی ریاست کے ٹیلی ویژن پہ آئے۔ خامنہئی کے شہید ہونے کے 24 گھنٹے بعد وہ آدمی جو کانٹ پر کتابیں لکھتا تھا، جو مذاکرات کا ماہر تھا، جو عقلی راستے کی بات کرتا تھا، اس نے آگ اگلی۔ امریکہ اور صہیونی حکومت نے ایرانی قوم کا دل جلایا ہے، ہم ان کے دل جلائیں گے۔ ہم صہیونی مجرموں اور بے شرم امریکیوں کو ان کے اعمال پر پشیمان کریں گے۔ باریکس نے لکھا، لاریجانی ایران کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے۔ آسٹریلین نے لکھا، ایران عملی جنگی رہنما۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، لاریجانی جنوری 2026 سے عملی طور پر ایران چلا رہا تھا، اور وہ ایران چلاتا رہا 17 دن تک۔ اکتوبر 2025 میں لاریجانی نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ فروری 2026 میں عمان کی ثالثی سے امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات ہوئے۔ لاریجانی نے عوامی طور پر کہا، مذاکرات عقلی راستہ، اگر امریکہ نے سمجھ لیا ہے کہ فوجی آپریشن ممکن ہے، مگر یہ سفارتی دروازہ 28 فروری کو ہم سے اڑا دیا گیا، اور اب آج 17 مارچ 2026 اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز نے اعلان کیا ہے کہ رات کے اسرائیلی فضائی حملے میں علی لاریجانی شہید ہو گئے۔ IDF نے تصدیق کی ہے کہ لاریجانی کو نشانہ بنایا گیا، ساتھ ہی بیسج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔